प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। साथियों, आपकी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और आशा करता हूं कि आप अपनी परीक्षा को लेकर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, इसी तैयारी में धार देने के लिए और इस तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए आपका बड़ा भाई कुलदीप सर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही शानदार सेशन, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि जीव विज्ञान कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण कौन से टॉपिक है जिसको आप केवल इतना पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की परीक्षा में। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि पढ़ने को बहुत सी चीजें हैं। 16 चैप्टर हैं हमारे कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान में और उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। मैं इनमें से वो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं जिसको आप अगर पढ़ लोगे तो उसी में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षा में। तो आइए साथियों, देखते हैं वो कौन से टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अपनी तैयारी के दौरान, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन अभी तक देखे गए हैं इसी में से आते हैं बच्चों। और ये जो डेटा है ऐसे हवा हवाई नहीं बच्चों, मैंने जितने भी अब तक पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस किया है कि कौन से टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछ रहा है, कौन से फेवरेट टॉपिक है बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के, उन सबको एनालिसिस करने के बाद आपके सामने लेकर आया हूं बच्चों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर देगा साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं पहले चैप्टर से। आपका पहला चैप्टर है जीवों में प्रजनन यानी कि जीवों में जनन। ठीक है, तो जो ये जीवों में जनन है इसमें से कौन कौन से टॉपिक है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बेटा प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। बच्चों आप जानते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों हैं, और अलैंगिक जनन के बारे में केवल एक ही चैप्टर में बताया गया, वो पहले चैप्टर में। तो अलैंगिक जनन और इसके प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है भाई, एकदम शानदार तरीके से पढ़ लेना, कैसे होता है, कौन प्रकार होते हैं, विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना बेटा। और लैंगिक जनन के बारे में देख लेना कि लैंगिक जनन युग्मक कैसे बनते हैं, ये सब चीजें इसमें देखना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार कायिक प्रवर्धन अगर देखा जाए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के किसी अन्य भाग से, मतलब फूल और बीज इन सबको छोड़ दिया जाए, तो इसको छोड़ करके किसी भाग से, जैसे जड़, तना, पत्ती, इससे अगर नया पौधा बनता है उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और इसकी बहुत सी विधियां होती हैं, कंद प्रकंद जैसी। तो भैया उन सबको अच्छे से जरूर पढ़ना, किसमें पाया जाता है कंद, किसमें प्रकंद से होता है, ठीक है, किसमें बुलबिल होता है, सब आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा बेटा भ्रूण के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अक्सर आप लोग इसको छोड़ देते हो, पर भ्रूण क्या होता है, भ्रूणोद्भव क्या होता है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ये पहले चैप्टर के बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी प्रकार के बच्चों अध्याय 2 पुष्पी पादपों में यौन प्रजनन या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है। और इसमें भैया कौन कौन से टॉपिक है, एक है पुष्प की संरचना। बच्चों इसमें ना सिर्फ आपको इसकी संरचना देखनी है कितने भाग होते हैं, बल्कि इसका आपको डायग्राम भी आना चाहिए। इसका डायग्राम बेटा जो है उसको ही जरूर याद कर लेना, एक पुष्प का डायग्राम कैसे बनता है वो भी देख लेना। परागण इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परागण भैया, परागण के प्रकार क्या होते हैं, कीट परागण क्या कहते हैं, जल परागण क्या कहते हैं, किस पौधे में जल परागण पाया जाता है, कीट परागण करने वाले पौधों में किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। परागण के प्रकार, परागण होता क्या है भैया, कीट द्वारा परागण कैसे होता है, निर्जीव द्वारा परागण कैसे होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। निषेचन और बीज का निर्माण। निषेचन बच्चों पौधों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है, कब होता है, किसने खोज की थी, उसका डायग्राम भी आपको अच्छे से देखना है। भ्रूण का विकास कैसे होता है और असंग जनन, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें आने ही आने होते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। और एक एडिशनल टॉपिक बता दे रहा हूँ, फल के बारे में पढ़ लेना। फल खासकर कि असत्य फल और सत्य फल के बारे में देख लेना, कौन कौन से होते हैं उसको अच्छे से देख लेना बच्चों। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके अध्याय 2 से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार बच्चों आपका अध्याय 3 है जिसका नाम भैया मानव प्रजनन या मानव जनन है। अब भैया जो मानव जनन है उसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। पहला बेटा पुरुष प्रजनन प्रणाली, इसको अच्छे से पढ़ना है, यानी नर जनन तंत्र जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। और महिला यानी मादा जनन प्रणाली जो है उसको अच्छे से पढ़ना है, यानी मादा जनन तक में जो संरचना होती है कि मादा जनन में कौन कौन से तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, गर्भाशय क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, उसके चित्र वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए। और युग्मक निर्माण, अब इसमें दोनों ही आ जाएंगे। शुक्राणु जनन भैया इसका रेखा चित्र भी आता है, और अंडाणु जनन, इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है। और डायग्राम अगर आप इसका सीख गए तो आप लिख सकते हो, अगर आप डायग्राम बना करके लिख भी दोगे, थोड़ा कम भी लिखोगे पर डायग्राम बना दोगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप एकदम सही करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, पहले इसको क्लियर करिए कॉन्सेप्ट देख करके। अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो भैया जाओ, वन शॉट वीडियो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वन शॉट वीडियो इस चैप्टर का भी, वहाँ पे जाके देखो, हर एक चीज़ क्लियर कट बताई गई है। मासिक चक्र
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है। मासिक चक्र में किस दिन अंडोत्सर्ग होता है, मासिक चक्र में कार्य का काम क्या होता है, कौन सा हार्मोन बनाता है, कौन कौन से हार्मोन इस मासिक चक्र को कंट्रोल करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और इवन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है मासिक चक्र का वर्णन करें। ठीक, गर्भावस्था और भ्रूण का विकास, तो भ्रूण का विकास कैसे होता है, गर्भावस्था क्या होती है, इसके बारे में प्रश्न बहुत आए हुए हैं, तो इन सब टॉपिक को आराम से कवर कर लीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं अध्याय नंबर 4, छोटा सा चैप्टर है, इसमें से कुछ टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। जैसे परिवार नियोजन क्या होता है, कब शुरू हुआ, परिवार नियोजन के क्या उद्देश्य थे, परिवार नियोजन क्यों किया गया, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। और गर्भ निरोधक के तरीके यानी गर्भ निरोधक के उपाय जितने भी हैं, मतलब अब वो चाहे अस्थायी उपाय हैं चाहे स्थायी उपाय हैं, चाहे यांत्रिक हैं चाहे रासायनिक हैं, किसी प्रकार के होंगे बच्चों, आपको उसको क्या कर लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि किसी प्रकार की गलती होने की संभावना ना हो। और सहायक जनन तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी आपने इसमें पढ़ा हुआ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कुल मिला के 2-3 टॉपिक इसमें देखने मिलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, गिफ्ट गिफ्ट, ठीक, ऐसे बहुत सी तकनीक है जिसको आपको पढ़ना है। और एडिशनल बता देना बेटा, थोड़ा सा एसटीडी देख लेना। एसटीडी में आपको पढ़ना क्या है, एसटीडी यानी कि यौन संचरित रोग में सिर्फ आपको एक चीज़ देखना है, क्या, कौन सा रोग कौन सा सूक्ष्म जीव कर रहा है, मतलब गोनेरिया कौन कर रहा है, सिफिलिस कौन कर रहा है, हार्पिस कौन कर रहा है, जननानिक मत्स्य कौन कर रहा है, एड्स कौन कर रहा है। 4-5 डिजीज है बच्चों, बस उसके कारक का नाम आपको याद कर लेना है और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, कौन सी डिजीज कौन कर रहा है, सिफिलिस कौन करता है, ठीक, इन सब चीज़ों को। अगला है भैया आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है वंशानुगति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, तो वंशागति जो होता है उसका और विविधता के सिद्धांत जो है उसको आपको बताना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेंडल की वंशागति के नियम बताने हैं आपको। ठीक है, 3 नियम दिए थे मेंडल ने, तीनों को आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, अब वो चाहे कौन से हैं, चाहे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रभाविता का नियम, चाहे पृथक्करण का नियम, चाहे स्वतंत्र अपीहन का नियम, तीनों नियम को आपको पता करना है, तीनों नियम को आपको अच्छे से पढ़ना है और तीनों नियम की प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। ठीक है, इसमें से 2 ऐसे हैं जो एक संकर क्रॉस पर आधारित हैं और 2 ऐसे हैं जो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित हैं। ठीक है, मेंडल के नियम के अपवाद, बच्चों मेंडल के नियम के 2 अपवाद आपको देखने मिलेंगे, सॉरी 3 अपवाद होंगे तीनों नियम के अगर में जाएं तो। ठीक है, तो भैया पहले नियम के 2 अपवाद है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, अच्छे से आपको उसको पढ़ना है। और भैया तीसरे नियम का भैया अपवाद होता है सहलग्नता, उसके बारे में पढ़ना है। और सहलग्नता का भी अपवाद होता है जीन विन में, वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, लिंग निर्धारण कैसे होता है विभिन्न प्रकार के जीवों में, मानव में कैसे होता है, पक्षी में कैसे होता है, मधुमक्खी में कैसे होता है, कीट में कैसे होता है, ये पढ़ना है। और अनुवांशिक रोग बच्चों, बहुत से रोग हैं जो कि चाहे वो गुणसूत्री हैं चाहे वो मेंडली रोग हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, दोनों रोग। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन खूब पूछता है, मेंडली व गुणसूत्री विकार जो हैं दोनों आपको देखने हैं, दोनों प्रकार के, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको वर्णांधता पढ़ाया है, सिक्कल सेल एनीमिया पढ़ाया है आपने, थैलेसीमिया पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। अगला है भैया वंशागति का आणविक आधार। तो भैया वंशागति का आणविक आधार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, इसमें डीएनए और आरएनए की पूरी संरचना आपको पढ़नी है। डीएनए की प्रतिकृति कैसी होती है, अनुलेखन और अनुवादन कैसे होता है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, उत्परिवर्तन क्या होता है, इतने टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, ये टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स है, जरूर आएगा बच्चों, तो इन सब टॉपिक को तैयारी के दौरान अच्छे से भैया तैयार कर लेना, कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आपका अध्याय 7 है विकास। विकास के सिद्धांत, मतलब यहाँ पे लैमार्कवाद अच्छे से पढ़ना है बच्चों, और डार्विनवाद अच्छे से पढ़ लेना आपको। तो लैमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और एक अलग चीज बता देना भैया, इसमें ये प्राकृतिक चयन जो है ये डार्विन का ही सिद्धांत है, इसको अच्छे से पढ़ करके जाना। ठीक है, और यहाँ विकास के जितने सिद्धांत हैं उनको भी अच्छे से देखना। ठीक है, विकास के सारे सिद्धांत को अच्छे से देखना बेटा। यहाँ विकास के सिद्धांत के मतलब यहाँ पे है, एक्चुअल में मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था विकास के प्रमाण, गलती सिद्धांत लिख गया, वही मैं कहा 2 बार कैसे आ गया बेटा। यहाँ विकास के प्रमाण पढ़ना है, विकास के प्रमाण के बारे में पढ़ लेना है, जैसे कि जीवाश्म के बारे में पढ़ना है। ठीक, समजात असमजात अंग जो है वो पढ़ लेना है बच्चों अच्छे से। समजात और असमजात अंग के बारे में पढ़ लेना बच्चों। इसके अलावा समजात असमजात अंग के आधार पर 2 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक होता है अपसारी विकास, ठीक, यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एक होता है अभिसारी विकास।
कन्वर्जेंट, तो इन दोनों को बच्चों आपको अच्छे से देख लेना है, अपसारी और विसारी को, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चन 1 नंबर खूब आते हैं, ठीक। मानव विकास के बारे में पढ़ लेना है, मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रायोपिथेकस के बारे में, रामापिथेकस के बारे में, क्रोमैग्नॉन के बारे में, होमो हैबिलिस के बारे में, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि आपका मानव विकास वाला टॉपिक एकदम क्लियर रहे। तो इतनी चीजें बच्चों आपको पढ़ करके जाना है। अध्याय 7 से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। अगला है भैया अध्याय 8, ठीक है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिरक्षा। आपका भैया जो भी प्रतिरक्षा वाला पार्ट है, मानव स्वास्थ्य और रोग से प्रतिरक्षा वाला पार्ट है, चाहे वो सहज प्रतिरक्षा है चाहे उपार्जित, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना है। और उपार्जित वाले में एक और टॉपिक है एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी के बारे में पढ़ के जाना है कि एंटीबॉडी की संरचना क्या होती है। इसके बारे में डायग्राम भी पूछता है, तो डायग्राम को भी देख लेना, ठीक है। एंटीबॉडी का डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। रोगों के प्रकार जितने होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक रोग, उसको देख लेना, कौन कौन से संक्रामक रोग हैं, कौन कौन से असंक्रामक रोग हैं। मलेरिया और एड्स के बारे में बहुत डिटेल पढ़ करके जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैंसर और इसकी रोकथाम के बारे में पढ़ना है बच्चों, ठीक। कैंसर और इसकी रोकथाम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के रोग हैं बच्चों, एक काम जरूर कर लेना, इसमें बहुत सारे रोगों का वर्णन है। जैसे जुकाम का है, उसमें करना क्या है, जैसे जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, ऐसे बहुत सारे रोग दिए हैं। एटलीस्ट आपको उन सब के कारक का नाम पता होना चाहिए। दाद हो गया, आखिर वो किसकी वजह से हो रहे हैं, कारक का नाम आपको एकदम याद होना चाहिए। टाइफाइड का कारक कौन है, ठीक है, जुकाम का कारक कौन है, निमोनिया का कारक कौन है, हर एक रोग का कारक आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है यहाँ पे अध्याय 9, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की रणनीतियां या वृद्धि की कार्य नीतियां, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है भैया, इसमें आपको पढ़ना है फसल उत्पादन में सुधार कैसे होता है, वो पढ़ना है, ठीक है। मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं, पीड़क प्रबंधन कैसे किया जाता है, या फिर पीड़क नाशी पौधे कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों का कैसे संकलन कराया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पशुपालन अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, डेयरी फार्म प्रबंधन, ये आपको पता होना चाहिए, कुक्कुट फार्म, ठीक, ये दोनों तो आपको एकदम पता होना चाहिए। कुछ उन्नत किस्म पता होना चाहिए कि भैया गाय भैंस की उन्नत किस्म कौन है, गाय भैंस की संकर प्रजाति कौन है, कौन सी कुक्कुट की प्रजाति बहुत ज़्यादा उन्नत होती है, कौन संकर प्रजाति है, भारतीय प्रजाति, विदेशी प्रजाति, इन सब चीज़ों का नाम आपको पढ़ना है, ठीक है। ना सिर्फ पढ़ना बल्कि इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक। यहीं पर आपको पशुपालन के अंतर्गत अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन पर भी नजर रखनी है। अंतः प्रजनन व बाह्य प्रजनन पूछता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। मछली पालन के बारे में पढ़ के जाना है बच्चों, ठीक है। मत्स्य पालन और उत्तक संवर्धन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, उत्तक संवर्धन कैसे होता है, टिश्यू कल्चर। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, टिश्यू कल्चर। एक एडिशनल टॉपिक बता रहा हूँ बच्चों, जिसको आपको पढ़ के जाना है, वो है एकल कोशिका प्रोटीन, उसको भी जरूर पढ़ देना, देख लेना बस। इसके उदाहरण याद करना, क्योंकि परिभाषा बहुत सरल है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, एकल कोशिका प्रोटीन कहलाते हैं। और भैया अगर देखा जाए तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, क्लोरेला है, स्पुलिना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना, सिनेडेस्मस है, कैंडिडा है, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। 10वां चैप्टर बच्चों हमारा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको हल्के में जरूर ले लेते हैं, लेकिन हल्का चैप्टर नहीं है। और आपको बता दूं बच्चों, इस पूरे चैप्टर का 1 शॉट वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हो इसी चैनल पर, ठीक है। कृषि में सूक्ष्म जीव का उपयोग कैसे होता है आपको बताना है, ठीक है। कृषि में कैसे उपयोग करते हैं, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पे हम बच्चों देखेंगे कि जो ऐसे उर्वरक बनाने वाले हैं, ठीक है, जो उर्वरक बनाने का काम करते हैं, जैव उर्वरक का काम करते हैं, जो कवक मूल है, उसके बारे में पढ़ करके अच्छे से आपको जाना है। उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे होता है आपको बताना है। उद्योगों में सूक्ष्म जीव का उपयोग मतलब किस प्रकार से दवा बनाने में, या फिर जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, उसके निर्माण में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे साइक्लोस्पोइन ए बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के जाना है। ब्रीवरी यानी कि किण्वित पेय कैसे बनते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक। वाहित मल उपचार बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाहित मल उपचार बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो STP के बारे में पढ़ा था आपने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके बारे में पढ़ना है। और इवन इसका डायग्राम भी आता है, तो इसके डायग्राम पे आपको अच्छे से नज़र रखनी है, इसके डायग्राम पर भी बच्चों आपको नज़र रखनी है। बायोपायरेसी क्या होती है, ठीक है, बायोपायरेसी क्या होती है, जैविक चोरी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैविक चोरी के बारे में क्या करना है आपको पढ़ना है, ठीक। जैविक चोरी के बारे में पढ़ना है, क्या होता है, विथ एग्जाम्पल मेडागास्कर का एग्जाम्पल देते हुए, बासमती चावल का एग्जाम्पल देते हुए आपको इसको बताना है, ठीक है। देखो जितना अट्रैक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक।
आते हैं बच्चों अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, जो कि है अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और इसके प्रक्रम। ठीक है, तो इसमें बहुत पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, हम नहीं कह सकते कोई ऐसे टॉपिक को, पर फिर भी अगर देखा जाए जो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरा पढ़ना है। मतलब उसके जितने चरण है, ठीक है, डीएनए का विलयन कैसे करते हैं, प्रतिबंधक एंजाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं, संभाग से कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, किस प्रकार से परपोषी में प्रवेश कराते हैं और कैसे उत्पाद का निष्कर्षण करते हैं, इन सब चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लाज्मिड और वेक्टर के बारे में देखना है, जितने वेक्टर हैं, चाहे वो एग्रोबैक्टीरियम है, चाहे वो बैक्टीरियोफेज है, सबके बारे में आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्राप्त होता है, नामकरण कैसे किया जाता है, कुछ प्रतिबंधन एंजाइम के नाम बताने हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, पीसीआर की पूरी तकनीक के बारे में पूछेगा। ठीक है, पीसीआर की तकनीक बताओ कैसे होती है, किसने विकसित की थी, कौन सा पॉलीमरेज इस्तेमाल किया जाता है, कितने तापमान पर कब क्या होता है, इन सब चीज़ों को बेटा अच्छे से समझ करके जाना। ठीक, इसी प्रकार से आपका अध्याय 12वां जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग पर चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जीन चिकित्सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीआईडी क्या होता है, एडनोसिन डीएमएच के बारे में पढ़ करके जाना है, जीन चिकित्सा कब इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा और कृषि में उपयोग, ये अच्छे से पढ़ना है। कृषि में उपयोग मतलब बीटी कपास वगैरह अच्छे से पढ़ करके जाना है बच्चों, यहाँ बीटी फसल जो है उसको पढ़ लेना है। ठीक, जैव कीटनाशक वही बीटी फसल। ठीक है, स्टेम सेल और क्लोनिंग के बारे में पढ़ करके जाना है बच्चों, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसपे आपको पढ़ करके जरूर जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, चलो आते हैं बच्चों अध्याय 13 जीव और जनसंख्या पर। ठीक है, ठीक है, जीव और समष्टि। अब यह जनसंख्या अनुक्रिया क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, जीव पारस्परिक अनुक्रिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सहभोजिता क्या है, सहोपकारिता क्या है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा क्या है, ऑर्किड और आम का संबंध क्या कहलाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्लियर कर लेना है। ठीक, अजैव घटक जितने होते हैं, ताप, पारितंत्र के अजैव घटक जो होते हैं, कोई ताप की बात करते हैं या बात करते हैं वर्षा की यानी जल की बात करते हैं, मृदा की, इन सब चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण के अनुसार जीव में अनुकूलन कैसे होता है बच्चों, अनुकूलन, मरुद्भिद पौधे क्या होते हैं, जलोद्भिद पौधे कैसे होते हैं, मतलब यहाँ पे जो शुष्क वातावरण है और जलीय वातावरण है, इसमें जितने जलीय और शुष्क वातावरण पाए जाने वाले पौधे और जंतु हैं, उनके अनुकूलन के बारे में पढ़ करके जाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पारितंत्र चैप्टर जो है आपका, या पारिस्थितिकी तंत्र जो चैप्टर है 14वें नंबर, उसमें भैया आपको पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताने हैं। मतलब आप जानते हो भैया कौन से उत्पादक होते हैं, कौन से भैया उपभोक्ता होते हैं, कौन से घटक होते हैं, आपको ये बताना है। ठीक, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, 10% ऊर्जा का नियम क्या होता है, एक दिशी कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। अनुक्रमण कैसे होता है आपको बताया था, मरुक्रमक और जलक्रमक के बारे में, वो आपको बताना है। और पारिस्थितिकी पिरामिड, इसको अगर देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा पिरामिड सीधा होता है हमेशा, कौन सा सीधा होता है जली में, और कौन सा उल्टा होता है भैया स्थली में, ऐसे आपको सब याद कर लेना है। एक वृक्ष का पिरामिड कैसा होगा, ठीक है, जैव भार का जली पिरामिड कैसा होगा, सीधा होगा उल्टा होगा, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। ठीक, अगला है भैया आपका अध्याय 15 जैव विविधता और उसके संरक्षण। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैव विविधता क्या है, इसके प्रकार कौन से होते हैं, अनुवांशिक जैव विविधता क्या है, स्पीसीज यानी कि प्रजाति जैव विविधता क्या होती है। ठीक, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। हॉट स्पॉट पूरी दुनिया में 34 होते हैं, भारत में 3 होते हैं, भारत में 3 कौन से हैं, कहाँ पाए जाते हैं। जैव विविधता का संरक्षण कैसे होता है, यानी स्वस्थाने बाह्य स्थाने। इस चैप्टर में से जो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, यानी इन सिटू और एक्स सिटू, स्वस्थाने और बाह्य स्थाने के बारे में, स्वस्थाने बाह्य स्थाने को अच्छे से पढ़ लेना है, दोनों संरक्षण को अच्छे से पढ़ करके जाना है। और जैव विविधता के खतरे, यानी जैव विविधता का ह्रास किस वजह से होता है। ठीक है, आप जानते हो कि भैया वहाँ पे आवासीय क्षति की वजह से, ठीक है, अति दोहन की वजह से, विदेशी प्रजाति के आक्रमण की वजह से, या फिर सहविलुप्तता के कारण खत्म होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक, कुछ डेटा भी है चैप्टर में याद करना है कि कितने भैया विलुप्त हो गए, कितनी भारत की जैव विविधता है, कितनी वृद्धि दर है, 8.1% क्या है इसमें, क्या कहते हैं जैव विविधता पूरी दुनिया की। ठीक है, 2.4 इसका भूभाग है, इन सब चीज़ों को याद कर लेना है। और अगर बात करें अंतिम चैप्टर 16वें चैप्टर की, तो इसमें वैसे एक सिंपल चैप्टर है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। वायु प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसमें केस स्टडी भी आती है अहमद खान का, कि उन्होंने कैसे प्लास्टिक को पीस करके सड़क को बनाने के लिए पॉलीब्लेंड का निर्माण किया था, उन सबको केस को पूछ लेता है, या पूछता है सैनिटरी लैंडफिल क्या होते हैं। ठीक, इन सब के बारे में जो पूछता है। ठीक,
वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में बताना है, ठीक है। सतत विकास के बारे में बताना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें अच्छे से बताना है। सतत विकास मतलब सिंपल सी चीज़ है भैया कि इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के क्या उपाय हैं, ठीक है, या फिर जो आपका हरित गृह प्रभाव है उसको कम करने का उपाय क्या है बच्चों, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरे 16वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो साथियों ये रहे आपके पूरे के पूरे, ठीक है, मतलब जितने भी चैप्टर हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के, उसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप इतना पढ़ दोगे बच्चों तो आपका तय है जितने नंबर आपने सोचे हैं वो आपको पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। आपके लिए लगातार शानदार टॉपिक लेकर के आपका ये बड़ा भाई हमेशा उपस्थित रहेगा। मिलते हैं साथियों फिर अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।